हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान अभियान के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आदर्श आपके सामने आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पढ़ाने। ठीक है, तो इससे पहले जो मेरा लेक्चर आया था चैप्टर 1 का आया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेरे को आशा है कि आप लोगों ने वो पूरा लेक्चर देख लिया होगा और उसके नोट्स बना लिए होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे और एनसीईआरटी की बैक पेज एक्सरसाइज भी आपसे हो गई होगी। ठीक है, तो आज उसी सीरीज का जो आया है सेकंड चैप्टर आया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो आज हम इसे कवर करने वाले हैं, पूरा पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा मैं वो भी बताऊंगा और एनसीईआरटी तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा रिवाज है कि पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है, ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू हम देखेंगे। आवर एम, क्या एम है हमारा एम है वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, पहला। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। फ्रेंडली और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ फ्रेंडली होते हैं, क्या सिर्फ फायदा देते हैं? नहीं, हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंडली होते हैं इसका मतलब क्या, हमारे दोस्त हैं, हमसे बातें करेंगे? नहीं, इसका मतलब वो हमें कुछ बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट्स हम देखेंगे। फिर क्या हार्मफुल है, तो क्या हमें मारेंगे वो? नहीं। क्या हमसे लड़ाई करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, कोई डिजीज देंगे, वो डिजीजेस हम देखेंगे। फिर प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन साइकिल पर जाकर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होगा। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर सो स्मॉल दैट वी आर अनेबल टू सी देम विथ आवर नेक्ड आई। इसका मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है और वो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलता हूँ, आप अपने हाथों को देखो, अपने हथेलियों को देखो, पाम को देखो, इसमें क्या आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है? आंखों से चलता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कभी आपने कोई लेक देखा होगा, पॉन्ड देखा होगा, कहीं पानी देखा होगा, पानी तो देखा ही है, तो उसमें क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है? नहीं दिखता। अच्छा, सॉइल देखा है, मिट्टी में देखा है? मिट्टी में आपने क्या देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े चलते हैं उसमें, है ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या आपको सॉइल के पार्टिकल में कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है? नहीं दिखता। तो इसका मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें आंखों से तो नहीं दिखता। ठीक है, तो हमें पता कैसे चला कि भाई ऐसा कुछ होता भी है जब दिख ही नहीं रहा? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। तो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। इसके अंदर बहुत पावरफुल लेंस लगे होते हैं और जब हम जो सैंपल है हमारा उसको इसके अंदर प्लेस करते हैं और लेंस के द्वारा से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तो इसी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं, तो ये अब कहाँ मिलते हैं, है ना, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। तो एक बात तो मैंने आपको बता दी कि वो हमारे चारों ओर आसपास मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना अर्थ पे हर जगह मिलते हैं। जो हमारे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। और जो वॉल्केनो होता है ना, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे, एकदम मोल्टन रॉक्स होते हैं वहां पे, पिघलता हुआ एकदम रॉक्स होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साइंटिस्ट को मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अर्थ पे कहीं पे भी आप चले जाओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा स्लाइड आया है, हमने अभी तक सिर्फ 2 ही बात समझी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अलग अलग ग्रुप्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। तो पहला जो ग्रुप है वो है बैक्टीरिया, सबसे पहले है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है वायरस, चौथा है प्रोटोजोआ और 5वां है एल्गी। तो अब ये सब जो नाम है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिख सकते और ये सब जो हैं ये सब एक फैमिली, एक पूरा ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एक तरह का फैमिली, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस में अलग ह्यूमंस, एक ह्यूमन तो नहीं होता कोई, वो पूरा एक ग्रुप होते हैं ह्यूमंस का। जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का पूरा एक ग्रुप होता है, उसमें एनिमल्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है
कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब। ठीक है, प्लांट्स में भी वैसे ही होता है। तो प्लांट भी एक तरह का प्लांट नहीं होता, अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, वो भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको क्लासिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्लासिफिकेशन होता है, जो कि ऐसे 5-6 तरीकों से किया जाता है, 5-6 ग्रुप में किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब एक एक को समझते हैं कि बैक्टीरिया में क्या है, फंगी में क्या है, वायरस में क्या है, प्रोटोजोआ में क्या है और एल्गी में क्या है। ठीक है, मैंने एक ही स्लाइड में चारों का बना दिया है और 5वां एल्गी यहाँ पर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया देखते हैं, मोस्टली सिंगल सेल्ड। ये मोस्टली जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं। अच्छा, सिंगल सेल्ड का एक नाम होता है ना, परफेक्ट नेम होता है सिंगल सेल्ड का, जो कि है आपका सेल वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 है मेरे ख्याल से, सेल वाला चैप्टर, उसमें वो शब्द दिया हुआ है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करें कि वो परफेक्ट टर्म क्या होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया मोस्टली सिंगल सेल्ड, बैक्टीरिया की बात हो रही है। सेकंड, लिव इन ग्रुप्स। ये जो है ना, ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं हमेशा, ज्यादातर। थर्ड, एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ शेप्स। ये कई सारे शेप्स में आपको मिलते हैं। ये आपको ओवल भी मिलेंगे, राउंड भी मिलेंगे और रॉड शेप्ड, है ना। रॉड शेप मतलब एक पेंसिल की तरह, जैसे पेंसिल एक रॉड शेप्ड होता है, उस टाइप के शेप में भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल 1 या 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ई कोइल नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि ऐसे रॉड शेप्ड का होता है। ठीक है, मैंने यहाँ इमेज दिखाया हुआ है। तो ये जो होता है एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। आगे है फंगी। फंगी को फंगस भी कहते हैं। ठीक है, ये फंगस जो होता है, ये सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो फंगी या फंगस होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अच्छा, क्लोरोफिल क्या होता है आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसमें क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। सनलाइट के लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, एक तरह से उनका पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, जो कि फूड सिंथेसाइज में मदद करता है। लेकिन फंगी के पास क्या है कि क्लोरोफिल नहीं होता फंगी के पास। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, इट हैज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन फंगी। तो क्या करेंगे, इनको खाना कहाँ से मिलेगा? तो उससे बचने के लिए कि इनके पास जब नहीं है, तो रास्ता निकाला इन लोगों ने। तो रास्ता क्या निकाला कि ये चाहे तो सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। अच्छा, पैरासाइटिक क्या होता है, अब मैं इन दोनों का मतलब समझाता हूँ। अब ये खुद से तो खाना बना नहीं सकते, तो इन्हें किसी और से खाना लेना पड़ेगा। लेंगे कैसे? तो देखो, जो पैरासाइट होते हैं ना, जो पैरासाइटिक या पैरासाइट्स हम कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाई करता है, उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, जैसे कि जो लीच होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, जिसको कि वो मारते भी नहीं है ना, किल भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अपना ऑर्गेन जो है न्यूट्रिशन वो लेते रहते हैं। ये होता है पैरासाइट। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, दे आर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेकंड पॉइंट, हेटेरोट्रॉफ्स। अब देखो, खुद का खाना तो बना नहीं सकते, जो खुद का खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद का खाना नहीं बना सकते उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो एग्जाम्पल ईस्ट और मशरूम, दो एग्जाम्पल इसमें ईस्ट और मशरूम आपको याद रखने हैं। ईस्ट ये जो नाम है ये बार बार आगे भी आता रहेगा। थर्ड है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। दे लिव इन वाटर बॉडीज और पॉन्ड्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हुए, ये ज्यादातर ना पानी वाले गंदे पानी में मिलते हैं, जो डर्टी वाटर होता है, पॉन्ड होता है, उसमें मिलता है ये। एमोइबा और पैरामीशियम। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हो गया, दो एग्जाम्पल एमोइबा और पैरामीशियम। चौथा है वायरस। अच्छा, अब ये तीनों तो ठीक है। वायरस जो होता है ना, ये इसका जो नेचर होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है। इसका जो हर काम होता है ना, थोड़ा इन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। इसलिए एनसीईआरटी में ज्यादा इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, बस इतना दिया है, डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म ओनली। मतलब जो वायरस है वो अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहे तो रिप्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब अगर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये और जो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग थोड़ा होता है। एग्जाम्पल में कोरोना वायरस। ठीक है, पांचवा है हमारा एल्गी। एल्गी भी क्या होता है, लिव इन ग्रुप्स होता है। और कौन रहता था ग्रुप्स में, बैक्टीरिया रहता था ग्रुप्स में। लिव इन ग्रुप्स, बैक्टीरिया याद रखना है। एल्गी ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पाइरोगायरा। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं।
हो गया, हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, और तीसरा उनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया और याद भी कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम वो देखते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। किचन में यूज क्या होता है इनका, ये कर्ड, ब्रेड और केक के मैन्युफैक्चर में के प्रिपरेशन में यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दही होता है, कर्ड होता है, उसमें भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें से एक बहुत पर्टिकुलर, एक बहुत फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरियम होता है दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो दूध से दही बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया किचन में यूज। अब देखते हैं इन्वायरमेंट में यूज, एग्रीकल्चर में यूज। तो पहला क्या है एग्रीकल्चर में, सॉरी इन्वायरमेंट में देखते हैं, क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। देखो जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसे भी साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर जगह गंदगी होती है, आप कोई पेड़ देख लो, फॉरेस्ट देख लो, वहाँ पे क्या होता है, ड्राई लीव्स सूख के गिर जाते हैं जमीन पे। तो अगर वो क्लीन अप ना हो तो बहुत सारा ऐसे कचरा हो जाएगा, पूरा एकदम भर जाएगा फिर तो फॉरेस्ट। तो इन्वायरमेंट को भी जरूरत पड़ती है अपने आप को क्लीन करने के लिए। तो वहां पे कोई ह्यूमन तो जाएगा नहीं झाड़ू लगाने। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी, साफ सफाई करने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि जो भी नेचुरल चीज, जो नेचुरल मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है। वो सड़ता कैसे है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण सड़ता है। उसके ऊपर फंगस जमा होने लगता है, धीरे धीरे सड़ के वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। सेकेंड है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो फिक्सिंग नाइट्रोजन जो टर्म है ये आपका है नाइट्रोजन साइकिल का, जो कि हम चैप्टर के लास्ट में जाके पढ़ेंगे। और थर्ड है इंक्रीजिंग सॉइल, अच्छा ये वही रिपीट हो गया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करता है। अच्छा, अब ये है इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहाँ यूज होता है। Microorganisms are used for large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है एसिटिक एसिड मतलब विनेगर का, और एल्कोहल जो वाइन होता है उसका जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक आपका था फंगी का एग्जाम्पल, फंगस का एग्जाम्पल। तो वो यूज किया जाता है जो आपका एल्कोहल और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। और फोर्थ जो है वो है आपका मेडिकल सेक्टर, जो मेडिसिन वाला एरिया है। तो वैक्सीन का जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन क्या होता है, ये सब भी हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आगे स्लाइड में देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करता है। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबके मैंने कुछ यूजेस आपको दिखा दिए, ओवरव्यू दिखा दिया है कि फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है फ्रेंडली जो होते हैं वो कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मेडिसिनल यूज देखते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन एंड एथेरोमाइसिन आर सम एग्जाम्पल। नाम सुन के डरो मत, याद करने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन प्लांट्स। तो पहले मतलब समझते हैं, जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स होते हैं या मेडिसिन होती हैं वो क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनका जो ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है और उसकी वजह से तबीयत खराब है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। वो क्या करता है, एंटीबायोटिक टैबलेट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को रोक देता है और उन्हें किल कर देता है। तो ऐसा क्या किसकी मदद से हो पाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हो पाया ना। वो सुना है लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है।
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी मारने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही टैबलेट्स बनाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक टैबलेट वो टैबलेट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज को किल करता है या स्टॉप करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक टैबलेट समझ गए। अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया और फंगी की मदद से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनमें कई हर दिन मतलब नए नए टैबलेट्स, नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, जो कि सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं ज्यादातर। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन, ये दो तीन एग्जांपल्स है जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, स्कूल्स में नहीं आता। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। जो आपकी लाइफ स्टॉक होते हैं, जो पोल्ट्री होती है, देखो फर्स्ट चैप्टर में के लास्ट में मैंने आपको एक बताया था एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में मैंने आपको बताया था जो कैटल होता है, जो गोट्स होती हैं, जो अलग अलग जैसे होता है डेयरी फार्म्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लाइफ स्टॉक होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कैटल होता है, तो उनका जो खाना होता है, उनका जो फीड होता है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स मिक्स किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि कैटल से मतलब पोल्ट्री लाइफ स्टॉक से ह्यूमंस में फैलने का डर होता है, या ह्यूमंस में ना भी फैले तो एनिमल्स में ही फैलने का डर होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उनके खाने में ही एंटीबायोटिक टैबलेट्स मिला दिए जाते हैं कि वो लोग भी हेल्दी रहें। फोर्थ है हमारा, दे आर यूज्ड इन कंट्रोलिंग मेनी प्लांट डिजीज। जो प्लांट में जो डिजीज होती हैं, प्लांट्स में भी डिजीज होती हैं, जिससे कि जो यील्ड है वो कम हो जाता है, प्लांट सड़ने लगता है, ये सब क्या होता है, डिजीजेस होते हैं। तो प्लांट में भी डिजीजेस होते हैं, उसे भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग क्लोरेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन का जो लगने का प्रोसेस होता है उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये कुछ सेवरल डिजीज हैं जिसमें कि सारे डिजीज के नाम आपको याद होने चाहिए, जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एनसीईआरटी के में इसके बारे में येलो बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो ये भी एक तरह के क्या, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। जो पेनिसिलिन नाम का जो जो क्या कहते हैं, वैक्सीन, हाँ वैक्सीन इन्होंने प्रिपेयर किया था, जो कि एक काफी खतरनाक बीमारी के लिए यूज होता है, उससे बचने के लिए यूज होता है। तो ज्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना, फिर भी यहाँ पे आप पढ़ लो। सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोम ऑन वन ऑफ इट्स कल्चर प्लेट्स, ही ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की भी थी ना, एक थोड़ा गलती के कारण इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी, मतलब ये कर तो रहे थे लेकिन इनकी डिस्कवरी हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड, उसको बैक्टीरिया के साथ रख दिया था गलती से। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो मोल्ड है ना, उन्होंने जो मोल्ड है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसी से उनकी डिस्कवरी हो गई थी कि जो बीमारी फैल रही थी उस टाइम पे, उनके टाइम पे, तो यही उन्होंने डिस्कवरी किया था। और उसके बाद इससे ऊपर उन्होंने वैक्सीन भी बना दी थी। तो इनके बारे में नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में एक वैक्सीन, एक दवाई बनाई थी। अब देखते हैं हाउ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन कैसे काम करता है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब एक माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी के अंदर एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जो बॉडी है वो खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, मतलब खुद से एक तरह के मैकेनिज्म होती है, बॉडी की खुद की मैकेनिज्म होती है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, कोई बाहर का सामान आ जाता है, कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो उससे लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए खुद का बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है अगर कोई माइक्रोब आता है बॉडी में। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। अगर एक बार वो माइक्रोब आ गया और उसके बाद बॉडी ने उससे लड़ी और जीत गई, ठीक है, उसके बाद बॉडी क्या करती है, उसको याद कर लेती है कि अगर ऐसा माइक्रोब फिर से आए तो मुझे कैसे इससे लड़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बॉडी को याद हो जाता है कि अगर ये फिर से आ जाए तो मुझे कैसे लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडर इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो अगर हम थोड़े डेड और वीक माइक्रोब्स, उसी डिजीज के थोड़े डेड और वीक माइक्रोब्स
बॉडी को इंट्रोड्यूस करा दें, है ना, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें, तो बॉडी क्या करेगी, वो तो डेड और वीक माइक्रोब्स हैं, तो वो ज्यादा क्या करे, ज्यादा बॉडी के ऊपर हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन बॉडी क्या करेगी, उन्हें तो बॉडी किल करेगी ना। तो जब वीक और डेड माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंटर कराया जाएगा तो ह्यूमन बॉडी भी सुटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और उसके बाद वो उसे किल कर देगी। क्योंकि जो जो वैक्सीन में जो डेड और वीकेंड माइक्रोब हैं वो तो डेड और वीक है ना, वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो बॉडी को हार्म पहुंचा सके। तो इसीलिए उस केस में बॉडी जीत जाती है। लेकिन बॉडी क्या करती है, याद कर लेती है कि अगर ऐसा माइक्रोब फिर से आ जाए तो मुझे कैसे लड़ना है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। तो अब अगर अगली बार असली वाला भी आ जाए, असली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाए, तो बॉडी को याद रहेगा कि भाई ये तो पिछली बार भी आया था और इसे मैंने ऐसे मारा था। तो इससे क्या होता है, बॉडी को याद हो जाता है और बॉडी जीत जाती है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता दिया। तो वैसे ही एक बीमारी होती है, पोलियो की बीमारी से कहते हैं। तो उसके लिए सर गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्कीम चलाई थी, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इसमें बच्चों को ड्रॉप्स पिलाया जाता था, है ना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता था, जिससे कि पोलियो, वो भी एक तरह का वैक्सीन ही होता था। उसमें भी डेड और वीक माइक्रोब्स ही होते थे पोलियो के, जो डिजीज कॉज करते थे। लेकिन जो इम्यून सिस्टम था वो जीत जाता था उनसे मार के, और जब अगली बार ये मतलब पावरफुल वाला भी आ जाए तो भी बॉडी जीत जाती थी। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर सरकार ने ऐसा मतलब बहुत सारे हर जगह मतलब ये दवाइयाँ पहुंचाई और बच्चों को ऐसे पिलाना शुरू किया। उसके बाद अब ये जो बीमारी है इंडिया में बहुत बहुत कम हो गई है, बिल्कुल न के बराबर हो गई है। तो आप ये समझिए कि वैक्सीन कैसे काम करता है, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी एक बीमारी होती है, उसके लिए एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया और वैक्सीन उन्होंने ढूंढी स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखें, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स के लिए जाने जाते हैं, के मतलब वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जो मैं आपको ये सब कहानी बता रहा था कि बॉडी लड़ाई करती है, सुटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो ये करता कौन है बॉडी में, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। WBC करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम होता है उसमें WBC और ल्यूकोसाइट्स होते हैं दैट टैकल विथ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज आ जाता है तो ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, WBC और ल्यूकोसाइट्स, और फिर ये दोनों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो WBC आप याद रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन WBC याद रखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये भी ब्लड के साथ ही होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। अब हो गया ये हमारा हाउ मेडिसिनल यूज कर लिया हमने, हाउ वैक्सीन वर्क्स कर लिया, WBC देख लिया। अब आते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस, अब जो हम वर्ड यूज करेंगे वो हम पैथोजेंस यूज करेंगे। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। एक नाम दे दिया हमने, नामकरण कर दिया। तो जो डिजीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल। ये तो 3rd 4th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज किन चीजों से फैलता है, थ्रू नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, एयर, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस पर्सन, बाय एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। ये 3 तरीकों से फैलता है, ये सब आप जानते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर फॉर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजेंस। तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। जो वो क्या करते हैं कई बार कि जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फैलाने का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। जो घर में मक्खी होती है वो एक तरह की वैसी कैरियर है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, दे में ट्रांसफर पैथोजेंस। तो ये जो हाउस फ्लाई है ये इधर उधर उड़ती है और ये हर जगह मतलब अलग अलग जगह पे बैठती है। तो ये कहीं गार्बेज पे, कूड़े कचरे पे भी बैठती होगी। तो वहां से क्या होता है, इनके पैरों में पैथोजेंस चिपक जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टिक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये घर पे आके
खाने के ऊपर बैठ जाती है। अगर कोई खाना ढका नहीं है, फूड ढका नहीं है, तो वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके फीड से खाने में चले जाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, डिजीज फैलने का डर होता है। अनदर कैरियर इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये नाम आपको याद रखना है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया जो बीमारी फैलती है उसको जो कैरियर, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो उसको फैलाता है, वो कौन करता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। एनोफिलस आपको याद रखना है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया नाम की बीमारी को फैलाती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो किसको फैलाती है, डेंगू को फैलाती है। डेंगू एक तरह का वायरस है। तो ये दोनों आपको मेनली याद रखने हैं। हाउस फ्लाई तो कॉमन है कि हाउस फ्लाई भी एक तरह का डिजीज, मतलब हाउस फ्लाई भी पैथोजेंस को ट्रांसपोर्ट करती है। मेन आपको ये याद रखना है, एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया के लिए और एडीज मॉस्किटो डेंगू के लिए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। अच्छा, एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया हुआ था कि अब हम जैसे कि मलेरिया और डेंगू मॉस्किटो से फैलता है, तो हम इन दोनों बीमारियों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जो सारे मॉस्किटो हैं वो पानी में ही जन्म लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दे सकते हैं। कॉमन बात है, सबको पता है ये बात। ये हमने पढ़ लिया डिजीजेस। अब आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो और कौन से डिजीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। तो यहाँ पे पूरी एक टेबल बनी हुई है जो इसको कि आपको याद ज्यादा नहीं करनी है, बस आपको ये याद करना है कि कौन से जो डिजीजेस हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, कौन वायरस से होते हैं और कौन प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है, तो आपको सबके दो दो याद कर लेने हैं या जितने दिए उतने। जैसे मलेरिया का तो याद कर लो कि ये प्रोटोजोआ से होता है। ट्यूबरक्लोसिस का याद कर लो कि ये बैक्टीरिया से होता है। और ये पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब जो तीनों हैं ये वायरस से होते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मतलब कौन सा डिजीज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ठीक है, बस इतना याद करना है, ज्यादा इससे नहीं आता सवाल। डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट में क्या डिजीजेस होते हैं, हमने ह्यूमंस में तो देख लिया, एनिमल और प्लांट में देख लेते हैं अब। एंथ्रेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैटल के फीड में भी, चारे में भी मिक्स कर दिया जाता है। तो वैसे ही एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, जो कि बहुत डेंजरस बीमारी होती है ह्यूमन और कैटल के लिए, और ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियम से होता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो ये सारे जो प्लांट है इनमें कॉमनली काफी ज्यादा डिजीजेस हो जाती हैं, राइस, पोटैटो, शुगर केन में। दिस डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इससे जो क्रॉप्स की जो उपज है ना वो कम हो जाती है। They can be controlled by certain chemicals which kill the microbes. तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट बताया था, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। और सर्टेन केमिकल्स भी आते हैं डिजीज के रिस्पेक्ट में कि भाई कौन सी डिजीज है उसके लिए ये आप केमिकल ले जाओ और ये अपने फार्म में डाल दो। तो वैसा भी होता है। तो कैसे केमिकल्स के द्वारा इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ये नाम आपको याद रख लेते हैं। इनमें से नाम आता है सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट और ये येलो मोसैक, ये आता है। रॉबर्ट कॉच, इन साइंटिस्ट का भी आपको नाम याद रखना है। डिस्कवर्ड बैक्टीरियम विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। तो रॉबर्ट कॉच का नाम याद रखना है कि उन्होंने ये बैक्टीरियम का डिस्कवरी किया था जो कि एंथ्रेक्स डिजीज करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे अब जो है हमने डिजीजेस भी देख लिया कि क्या क्या डिजीजेस है, क्या क्या हम वो लोग हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पहुंचाते हैं। अब आते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन पे। फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व क्यों करना है, क्योंकि अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो अटैक कर देंगे तो क्या होगा वो चीज हमें पहले जाननी पड़ेगी। तो क्या होगा उसका रिजल्ट हम देखते हैं। फूड पॉइजनिंग होगा उसका रिजल्ट। Food poisoning could be due to consumption of food spoiled by some microorganisms. अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड को स्पॉइल कर लिया है और उसको हमने कंजम्पशन कर लिया, उसको हमने खा लिया, तो उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। डेट ग्रो ऑन और फूड। और ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब किसी के ऊपर अटैक करते हैं फूड के ऊपर,
तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि एक तरह का पॉइजन होता है, स्लो पॉइजन होता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजन प्रोड्यूस कर देते हैं वो। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे क्या कहते हैं, काफी ज्यादा आदमी बीमार हो सकता है और मर भी सकता है। तो इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करना जरूरी होता है कि हमारे फूड पे जो है, हमारे खाने पे जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें। तो उसके लिए कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। वो कौन से केमिकल मेथड्स होते हैं? साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल्स दैट यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो नमक है, साल्ट है, और जो तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, ये बहुत कॉमन केमिकल है जो कि घरों में मिलता है, और ये इनको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। वी एड साल्ट और एसिड टू प्रिजर्व पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। नमक और एसिड, एसिड कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, जो किस में होता है? विनेगर में होता है। वो हम किस में डालते हैं? हम घरों में जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, उनमें हम डालते हैं, और उससे क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। जो पिकल्स होते हैं, आप देखते हो कि साल 2 साल पिकल्स खराब नहीं होते, उनमें फंगस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें हम एडिबल ऑयल, साल्ट और एसिड्स, ये सब का यूज करते हैं। तो ये एक तरह के कॉमन हो गए केमिकल्स जो प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किए जाते हैं। और कौन से होते हैं? सोडियम बेंजोनेट और सोडियम बाइसल्फाइड। ये दोनों भी जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि आपकी जूसेस में, जैम्स में यूज होते हैं। कॉमन साल्ट तो मैंने वो तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि कॉमन साल्ट होता है। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश फॉर एजेस। बहुत पहले समय से कॉमन साल्ट जो है मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज हो रहा है। शुगर भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। जो शुगर है वो भी जैम्स और जेलीज और स्क्वैशेस जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने में यूज होता है। जो शुगर होता है वो ना मॉइस्चर को, नमी को कम कर देता है, उसके कारण से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो कम हो जाता है, रुक जाता है। और देखते हैं ऑयल और विनेगर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। यूज ऑफ ऑयल और विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट ऑयल और विनेगर प्रोवाइड कर देते हैं, वैसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकता। तो इसीलिए हम ये ऑयल और विनेगर को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। हीट एंड कोल्ड मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग किल्स मेनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम पानी को या किसी चीज को गर्म कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो कई सारे मैक्सिमम 98% माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उसमें से। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है। कम क्यों करते हैं हम? कि जो हमारा जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, वो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहे। प्रिजर्व कैसे रहता है? कम टेम्परेचर में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, जो कॉमनली मिलते हैं। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर में हम फूड को स्टोर करते हैं। अच्छा, अब ये आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेस्चराइज्ड मिल्क। ध्यान से सुनना बिल्कुल। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आपके पैक्ड मिल्क आते हैं, जैसे अमूल का, मदर डेयरी का जो दूध आता है, वो क्या होता है, पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। उसको हम बिना बॉयल किए कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या उसमें माइक्रोब्स नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों? The milk is heated about 700 degree Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored. जो दूध है उसे डेयरी में 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और उसके बाद फिर उसे एकदम से चिल करके, ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। तो एकदम से गर्म करने के बाद एकदम से ठंडा जब किया जाता है, तो उससे क्या होता है, सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनका जो ग्रोथ होता है वो खत्म हो जाता है, कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद फिर उसे प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाता। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, लुईस पैस्चर ने पेस्चराइजेशन मेथड का डिस्कवरी किया था, जो कि मिल्क के लिए यूज होता है। समझ गए? हमने पूरा प्रिजर्वेशन भी खत्म कर लिया। स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज एक और प्रिजर्वेशन का तरीका है स्टोरेज और पैक करना। दीज डेज डेयरी फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स।
जो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स होते हैं उनमें जो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेचा जाता है। जब उसे एयर टाइट कर देते हैं और पूरा एकदम सील पैक कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर करने का कोई उसमें रास्ता नहीं रह पाता, इसलिए वो भी प्रिजर्व हो जाता है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें नाइट्रोजन फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है कि भाई इतना ही नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एक साइकिल चलता रहता है नाइट्रोजन का, तो वो साइकिल हम यहाँ समझने वाले हैं कि क्या साइकिल चलता है। तो जो नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होता है और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है, उनको नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। तो वैसे ही प्लांट्स को भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जैसे कि ऑक्सीजन तो वो डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म में क्या है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उसके लिए काम आता है हमारा एक बैक्टीरियम राइजोबियम। बैक्टीरियम राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। Rhizobium lives in root of nodules of leguminous plant such as beans, pea, with which it has symbiotic relationship। तो जो राइजोबियम नाम का जो हमारा बैक्टीरियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट, जो हमारे दाल वाले पौधे होते हैं जैसे कि चना दाल, अरहर दाल, ये सब दाल के जो पौधे होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उसमें ये रहता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, मतलब ये उन्हें नाइट्रोजन देता है और प्लांट इन्हें हेल्प करता है, फूड देता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में करता क्या है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है मैंने बता दिया कि डायरेक्टली नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से, लेकिन चाहिए, जरूरत तो है। तो क्या होगा कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम, तो ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन को खुद एब्जॉर्ब करके और एक अलग कंपाउंड में बदल देता है, और एक ऐसे कंपाउंड में बदल देता है जिसको कि प्लांट्स ले सकें। व्हेन प्लांट्स एंड हाँ ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है हमारा एमोनियम। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या किस में बदलता है, एमोनियम में बदल देता है और नाइट्राइट में बदल देता है। एमोनियम और नाइट्राइट क्या होता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो होता है N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, इन्हें NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको बस याद रखना है NH4, नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, एक कंपाउंड बना देता है वो, जिसे एमोनिया कहते हैं, एमोनियम कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड क्या बनाता है, NO3 मतलब ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बना देता है। एमोनिया क्या एक कंपाउंड है, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन का एक और क्या कंपाउंड है, नाइट्राइट है। तो इसमें क्या करता है, वो बदल देता है, और ये दोनों कंपाउंड जो है सॉइल ले सकता है, ये दोनों जो कंपाउंड है प्लांट ले सकता है। तो ऐसे जो है बैक्टीरियम हेल्प करता है और एल्गी जो है हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिक्स करने का क्या मतलब क्या होता है, ठीक करना उसको। तो वो क्या करते हैं, प्लांट को लेने लायक उसको ठीक बना देते हैं ये दोनों। तो क्या करते हैं, मैंने बता दिया कि एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट होता है, जिसको कि ये लोग एमोनिया NH4 और नाइट्राइट NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। When plants and animal die, bacteria and fungi present in soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants. Again, certain other bacteria convert some part of them nitrogen gas and come back to it. अच्छा, ये जो है हम अभी आगे जो यहाँ से समझेंगे कि वो उस पैराग्राफ में बात क्या लिखी हुई थी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हम साइकिल देख रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे ऊपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भरा पड़ा है, नाइट्रोजन है वहां पे। उसके बाद ये कन्वर्ट कैसे हो सकता है, या तो मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर दें और सॉइल में डाल दें, पहला वे। अच्छा, दूसरा वे होता है लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है ना, उससे भी कई बार सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, चला जाता है, मतलब चेंज होके कंपाउंड बन के सॉइल में चला जाता है और वो प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं, या तो लाइटनिंग हो जाए
या तो जो बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी और वो राइजोबियम वो बदल दे। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, राइजोबियम ने बदल दिया। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। कौन से दो कंपाउंड है, अमोनिया और नाइट्राइट। और उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, और सॉइल मिक्स हो जाएगा। अब ये जो सॉइल है इससे कहाँ पे जाएगा, अपटेक बाय प्लांट्स, इसे प्लांट्स ले लेंगे। प्लांट्स को अब क्या होगा, प्लांट्स को क्या करेंगे, एनिमल खा लेंगे, एनिमल ईट द प्लांट्स। और एनिमल फिर क्या होंगे, डाई होंगे, मरेंगे। तो एनिमल डाई होके कहाँ जाएंगे, सॉइल में जाएंगे वापस। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ वापस सॉइल में चला जाएगा। हो गया ना साइकिल। इतना तो आपको साइकिल में समझ में आया कि इतना साइकिल कैसे चला, वापस अब सॉइल में आ गया। लेकिन सॉइल से अब वापस एटमॉस्फेयर में भी तो जाना है, तो उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ ऐसे भी वहां पे बैक्टीरियल कंपाउंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस कंपाउंड को, जो कंपाउंड बने थे उनको वापस N2, उनको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो एक फिर यहाँ पे साइकिल चलता रहता है ऐसे। तो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ था इसमें यही बात लिखी थी कि जो प्लांट और एनिमल जब मरते हैं, डाई हो जाते हैं, तो जो सॉइल होता है उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो चला जाता है सॉइल में। और उसके बाद फिर एक और कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं, वो फिर सॉइल में से वापस एटमॉस्फेयर के लिए नाइट्रोजन बना देते हैं। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे लाइटनिंग वाला भी चलता है। इधर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के मदद से फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर फिक्स होकर सीधा वो सॉइल में चला जाएगा, और सॉइल से तो फिर बैक्टीरिया वापस उसे एटमॉस्फेयर में डाल ही देंगे। तो इसी के साथ होता है हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड। और हमने नाइट्रोजन साइकिल कर लिया, पूरा खत्म कर लिया, नाइट्रोजन साइकिल समझ लिया कि कैसे कैसे होता है। और पूरा चैप्टर जो है NCERT जो है आपका, वो पूरा मैंने खत्म करा दिया है। जो जो एक्स्ट्रा बताना था वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, और आप वैसे ही फिर से सारे NCERT के बैक पेज एक्सरसाइजेस कर लीजिए। जो मेरी पूरी PPT है इसको फिर से पूरी नोट्स बना लीजिए सारे अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर राइटिंग में, डायग्राम्स के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ नोट डाउन कर लिए। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर 3 नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।